बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो भाई रहबे करी, लेकिन हम एगो बात और बताई ले रौरमन के कि खेत हो या बारी, पशुपालन हो या फुलवारी, हर किस्म कर जानकारी कर में रौरमन के मिलेला है नहीं। तो भाई जानकारी लेवे कर आगे चलू हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड कृषि यंत्र योजना 2023 से किसान हो सकते हैं लाभान्वित। समय पर कराएं मवेशियों में टीकाकरण और गंभीर बीमारियों से बचाएं। प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड द्वारा होता है बेहतर कंपोस्ट निर्माण। राज्य के कृषक अब आधुनिक और वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर साथ ही नए कृषि उपकरणों के साथ खेतीबाड़ी कर सकें, जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो और वो आत्मनिर्भर हो सके। इसके लिए राज्य सरकार ने झारखंड कृषि यंत्र योजना 2023 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के कृषक 50% से लेकर 80% तक के अनुदान पर कृषि यंत्रों की खरीद सकेंगे, जिससे कि किसान इन यंत्रों के द्वारा समय पर बुआई और समय पर कटाई कर सकेंगे। साथ ही इस योजना के द्वारा किसानों को अन्य कई प्रकार के लाभ भी होंगे। उचित दस्तावेजों के साथ राज्य के किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। बरसात के मौसम में हमारे पाले हुए मवेशियों में कई प्रकार की बीमारियों के लगने की संभावना रहती है। इस मौसम में मवेशियों में गलघोटू, लंगड़ा, बुखार इत्यादि रोग प्रमुख तौर पर लगते हैं। ये रोग लग जाने की स्थिति में इलाज में बहुत कठिनाइयां आती हैं। समय पर इलाज नहीं होने से कभी कभी मवेशी की मौत भी हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि बीमारी लगने से पूर्व ही मवेशियों को इन रोगों से बचाव का टीका लगवा दें। यदि किसी पशु को ये रोग लगा है तो उसे दूसरे पशुओं से अलग कर दें। पशुगृह में कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करें और तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। कृषक बंधुओं, इस समय आप बोदी की फसल लगा सकते हैं। बोदी की बेहतर और गुणवत्तापूर्ण उपज पाने के लिए स्वर्ण हरिता, स्वर्ण सुफला और स्वर्ण श्वेता नामक प्रभेद अच्छी मानी जाती है। बोदी के ये प्रभेद रोगरोधी होते हैं। इन किस्मों की बुआई कर आप निश्चित तौर पर लाभान्वित हो सकते हैं। स्वर्ण हरिता, स्वर्ण सुफला और श्वेता ये नाम है बोदी के उन्नत प्रभेदों के। बोदी के इन प्रभेदों के 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 200 से 250 क्विंटल बोदी प्राप्त किया जा सकता है। जल की समस्या से आज हम सभी जूझ रहे हैं। ये समस्या समय के साथ साथ और बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। कृषि विशेषज्ञ हमारे किसानों को, खासकर सब्जी उत्पादक किसानों को टपक सिंचाई प्रणाली जैसे संसाधनों को अपनाने की सलाह देते हैं, जिससे सिंचाई जल की खपत लगभग आधी होती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। टपक सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई जल की समस्या से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। कृषि विभाग समेत कृषि से संबंधित अन्य विभाग टपक सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए योग्य किसानों को सहयोग भी करती है। जैविक खेती की बढ़ती लोकप्रियता से बर्मी कंपोस्ट की मांग बढ़ी है। बर्मी कंपोस्ट का ज़्यादा उत्पादन आसानी से करने के लिए किसान प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए आमतौर पर पक्के बेड का निर्माण करना पड़ता है, साथ ही उसके ऊपर शेड भी बनाना पड़ता है, जिसमें खर्च तो ज़्यादा लगता ही है, साथ ही उस स्थान का उपयोग दूसरे कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। कम खर्च में उपलब्ध प्लास्टिक से निर्मित हल्के इस उपकरण का नाम है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। इस उपकरण का स्थान परिवर्तन भी किया जा सकता है और इसमें कंपोस्ट की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सागर के पास। धन्यवाद अर्चना। दर्शकों, हम आए हुए हैं कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा में और यहाँ से हम आपको देंगे आज के मंडी की जानकारी। दर्शकों, सबसे पहले हम लेंगे अरहर दाल को। अरहर दाल का न्यूनतम कीमत है 10,300 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 10,400 रुपये प्रति क्विंटल। चावल पिछले की तरह आज भी वही है, जिसका भाव है 4,560 रुपये से लेकर 5,060 रुपये ही। मूंग गोटा दाल की बात करें तो मूंग गोटा दाल का न्यूनतम कीमत है 800 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर अधिकतम 900 रुपये प्रति क्विंटल। चना दाल की बात करें तो चना दाल का न्यूनतम कीमत है 5,900 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 6,300 रुपये प्रति क्विंटल। दर्शकों, आज के मंडी भाव में इतना ही खास था। अब चलते हैं स्टूडियो। धन्यवाद। कृषि समाचार में आज इतना ही। पूरे देश के साथ हमारे राज्य में भी कोरोना संक्रमण लगभग समाप्ति पर है, परंतु हम सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, जिससे मास्क जरूर लगाएं, उचित दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ से बचते हुए कृषि कार्य करें। आपसे आग्रह है, जो किसान भाई अभी तक टीका नहीं लिए हैं वे टीका जल्द लगवा लें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रो मन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और मन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है।
जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। का मौसम चाहे इंसान हो या जानवर, सभी के लिए बहुत मुश्किल होता है। इंसान तो फिर भी अपने हिसाब से तमाम चीज़ों का समायोजन कर लेता है, लेकिन पशुओं के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में खासकर जब आप दुधारू पशुओं को अपने पास रखते हैं, उन्हें पालते हैं, तो आपके लिए ये बेहद अहम हो जाता है कि हम उसका ख्याल रखें। आज हम आ पहुँचे हैं रांची स्थित रांची पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय काके में और हमारे साथ यहाँ के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर रविंदर कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल के बारे में। डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अगर हम बरसात के मौसम की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर बरसात के मौसम में हमारे पशु काफ़ी जल्दी बीमार होते हैं, संक्रमण का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे में बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल किस तरीके से करें, उनकी आवास व्यवस्था कैसी हो, खान पान कैसी हो? जी हाँ, बरसात के मौसम जैसा कि अभी देख रहे हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है, तो अभी ये बरसात का मौसम में अक्सर देखा जाता है कि पशुओं की उत्पादन क्षमता में कमी हो जाती है, बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है, पशुओं की मृत्यु दर बढ़ जाती है, बीमारियां तेज़ी से फैलती भी है। तो ये सब का कारण है कि अगर हम सही ढंग से प्रबंधन करते हैं तो हम ये जो इसका बरसात के मौसम का जो दुष्प्रभाव है उससे हम लोग बच सकते हैं। तो सबसे पहले जो है कि इसमें हम लोग किस तरह से देखभाल हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए सर्वप्रथम जैसे कि आवास की देखभाल है, खान पान की उचित व्यवस्था है, बीमारियों से बचाव, जीवाणु जनित विषाणु जनित बीमारियां हैं, परजीवी बीमारियां, ये सब बरसात के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप दुधारू पशुओं से ज़्यादा दूध उत्पादन करना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे, बीमार ना हो, तो आपको उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। आर्द्रता भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो जानकार कहते हैं कि अगर आप पशुओं को स्वस्थ रखना चाहते हैं, दूध उत्पादन ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आपको पशुओं के दाने में ज़्यादा ऊर्जा देने वाला दाना जैसे कि मक्का, जौ आदि का प्रयोग करना चाहिए। कोशिश करें बरसात के मौसम में पशुओं को घर के अंदर ही ज़्यादा रखें। बाहर में अगर संभावना है कि पशु भीग सकते हैं तो उससे बचाएं। छोटे जो बच्चे हैं पशुओं के, उसकी विशेष रूप से देखभाल करें, क्योंकि बरसात में अगर वो भीग जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें मृत्यु दर बढ़ जाती है, निमोनिया होने का खतरा होता है। तो इन सब चीज़ों को बचाव कर सकते हैं आवास की देखभाल करके। साथ ही साथ आवास में देखा जाता है कि आवास जैसे ही गीला होता है, फर्श गीला होता है, नमी आ जाती है, तो उसमें जीवाणु कीटाणु बहुत तेज़ी से पनपते हैं और इसी कारण बरसात के मौसम में देखा जाता है थनैला रोग होने की संभावना अधिक हो जाती है। थनैला रोग कहते हैं कि जो थन जो है बिल्कुल हार्ड हो जाता है, सूज जाता है, वो दर्द होने लगता है, दूध आना बंद हो जाता है। तो इसमें देखा जाता है बरसात के मौसम में अगर आवास साफ़ सफाई ढंग से नहीं है, गीला है, आपने दूध दूहा है, उसके बाद गाय जो है ज़मीन पे बैठ जाती है, तो उस समय दूध दूहने के तुरंत बाद गाय को ज़मीन पे बैठने नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे जो कीटाणु है वो उसके थन में प्रवेश करते हैं, थनैला रोग का कारण बन सकता है। तो बरसात के मौसम में अभी आप उसको जो जहाँ पे आप दूध दूहने की है या जानवरों को रहने की व्यवस्था है, वहाँ अच्छी तरह से साफ़ सफाई करें और बीच बीच में आप ब्लीचिंग पाउडर, चूना या फिनाइल का छिड़काव करते रहें और कोशिश करें कि आवास का फर्श जो है वो सूखा हो। तो इसमें देखा जाता है कि
इसका दुष्प्रभाव को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। पशुओं के दाने में ज़्यादा ऊर्जा वाला दाना, जैसे कि हमने मक्का, जौ आदि की बात कर ली, तो हमें यह भी ख्याल रखना है कि पशुओं को आवश्यकता अनुसार प्रोटीन, ऊर्जा, खनिज, विटामिन आदि मात्रा में सही सही मिलते रहे। जो बीमारियां होती है बरसात के मौसम में, उसके बचाव के लिए उचित खान पान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बरसात में देखा जाता है कि खान पान की कमी से पशु जो है दूसरी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। बरसात में जैसे ही मौसम बदलता है, नमी होती है, जानवर कंफर्टेबल फील नहीं करता है, तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है, बीमारियां होती है। तो इससे बचाव के लिए उचित संतुलित मात्रा में संतुलित आहार पशुओं को जरूर दें। और इस समय देखा जाता है कि कृमिनाशक दवा आप अवश्य दे दें, क्योंकि बरसात के मौसम से पहले और बरसात के मौसम के बाद पशुओं को कृमिनाशक दवा देने से पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और पाचन जो शक्ति होती है उसमें भी विकास होता है, बढ़ता है पाचन शक्ति, और ज़्यादा वो खाना खाती है। और दूसरी चीज़, बरसात के मौसम में देखते हैं कि बहुतायत मात्रा में हरा चारा उपलब्ध होता है पशुओं के लिए, तो उस समय देखा जाता है कि पशु ज़्यादातर हरा चारा बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं, तो उस समय वो उसमें दस्त होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो हरा चारा जब हम पशु को देते हैं तो उसको काट करके दें, थोड़ा सा नमी को सूखने दें और उसके साथ में कुछ सूखा चारा मिलाकर देते हैं, तो ये पशुओं के लिए अच्छा होता है। साथ ही साथ संतुलित मात्रा में भोजन आप अवश्य दें। संतुलित आहार मतलब हो गया उसमें मकई, चोकर, बादाम, खल्ली, मिनरल मिक्सचर, नमक, ये सब मिलाकर जो आहार जो बनाते हैं वो इस समय अवश्य दे दें, ताकि जो है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बरकरार रहे। हरे चारे, इसका पूरा प्रबंध रखें। अगर ऐसा आप रखते हैं तो जाहिर तौर पर आपके पशुओं को पूरा आहार भी मिलेगा, पशु स्वस्थ रहेगा, और सबसे खास बात कि दुधारू पशु जब है तो दूध भी ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएगी और आपका मुनाफा भी होता रहेगा। इन सब के बीच अगर किसी तरह की कोई दिक्कत लगे तो आपको फौरन पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। कीटाणुजनित बीमारियां, कीटाणुजनित बीमारियां ये काफ़ी देखने को मिलती है, तो इसमें जो बड़े पशु हैं जैसे गाय हैं, भैंस हैं, तो इसमें HSVQ FMD ये बीमारी होने की संभावना इस समय बहुत अधिक होती है। तो इसको जो है HSVQ FMD का जो है टीका बरसात से पहले आप कोशिश करें इसको लगा दें। अभी भी जो किसान भाई इसका टीकाकरण नहीं किए हैं तो HSVQ और FMD इसका एक कंबाइंड टीका आता है, एक ही टीका देने से तीनों बीमारी का वो बचाव हो सकता है, तो ये टीकाकरण अवश्य कर दें। HS हो गया गला घोंटू, VQ हो गया लंगड़ी बुखार और FMD हो गया खुरहा चपका बीमारी, ये काफ़ी खतरनाक है। उसी तरह बकरियों में ज़्यादातर हमारे देखें किसान भाई बकरी पालन करते हैं, तो PPR का इस समय होने की संभावना बहुत अधिक है, जो कि बकरियों में दस्त रोग हो जाता है, तेज़ी से बकरियां मरने लगती है। तो बरसात से पहले PPR का टीकाकरण अवश्य करा लें। और सूकर पालन जो किसान करते हैं वो स्वाइन फीवर, सूकर ज्वर, इसका टीका कराए बिना आप पशु को ना रखें। तो इन सब सारी बीमारियों का अगर आप टीकाकरण कर देते हैं, साथ ही साथ कृमिनाशक दवा देते हैं, बाह्य परजीवी नाशक दवा देते हैं और आवास का और आहार का उचित प्रबंधन करते हैं, तो बरसात के मौसम में जो पशुओं में उत्पादन क्षमता में कमी या जो नुकसान किसानों को होता है उससे हम उसको बचा सकते हैं। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी दूसर जानकारी की ओर। दूसर जानकारी है ये भी एकदम बहुत बढ़िया है कि गेंदा फूल कर व्यावसायिक खेती है नहीं। देखो किसान भाई बहन, गेंदा फूल जो है ना, शादी ब्याह छठी पार्टी इकर में गेंदा फूल कर बहुत डिमांड है और किसान भाई बहन मेहनत करें ना मकील उकर में लागत और मुनाफा, उकर में कीट पतंगा कर बारे में और खेत कर तैयारी कैसे करे के है, इस सब कर बारे में अगर जानना है तो चलू हम और मन के सीधे लेके चलत ही हमरे के जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी दिवा थी। आज हम आप पहुँचे कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़। हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मजीत खैरवार। आइए इनसे हम जानते हैं गेंदे फूल की व्यावसायिक खेती कैसे की जाए। नमस्कार सभी किसान भाइयों एवं बहनों को। आज मैं गेंदे की व्यावसायिक खेती के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि गेंदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुष्प फसल है, जिसका उपयोग अनेक तरह के, चाहे त्यौहार हो, पार्टी हो, शादी हो या कोई भी संस्थान में कोई प्रोग्राम हो, हर जगह इसका उपयोग होता है। इसका माले का
माला बनाकर इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसके कुछ औषधीय गुण भी हैं, जैसे इसके पत्ते को पीसकर कान दर्द हुआ या खुजली हुआ, ये सब में, या मोच आ गई, इसमें इसका लेप का उपयोग करते हैं। और इसके फूल का अर्क या जूस का बनाकर हम लोग खून साफ करने के लिए या खूनी बवासीर में प्रयोग में लाते हैं। अब बात करें इसकी खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी की, तो मिट्टी जीवांश युक्त अच्छी जल निकास वाली होनी चाहिए, जिसका pH 7 के आसपास हो। और खेत की तैयारी की बात करें तो हमें मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करना है। उसके बाद में देसी हल या कल्टीवेटर से 3 से 4 जुताई करनी है। उसके बाद में भूमि को समतल कर देना है। उसके बाद ही हमें बाकी क्रियाकलाप करना है, जिसमें हम लोग बात करते हैं पौधशाला से, क्योंकि गेंदे फूल को लगाने की 2 विधि होती है नर्सरी तैयार करने की। एक तो हम ज़मीन में नर्सरी तैयार करते हैं और दूसरा प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करते हैं। जहाँ पे ज़मीन में नर्सरी तैयार करने की बात है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 1 वर्ग मीटर में 20 से 25 किलो सड़ी गोबर की खाद लेते हैं। उसको अच्छी तरह से उसमें हम मिलाते हैं। और अगर बरसात की बात करें, बरसात में नर्सरी करनी हो, तो हम नर्सरी का 1 मीटर चौड़ा रखेंगे, 15 सेंटीमीटर ऊंचा रखेंगे और 30 से 40 सेंटीमीटर दूर पे हम लोग उठी हुई क्यारी बनाएंगे। उसके बाद बीज रोपाई की जब बात करते हैं, तो लाइन में हम उसका बुआई करेंगे। ध्यान रखना है कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 6 से 8 सेंटीमीटर हो और बीज की गहराई 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो। अब हम क्या करते हैं, बीज हमने डाल दिया, उसके ऊपर हल्की मिट्टी डाल देंगे। उसके ऊपर हम पुआल हुआ या घास फूस डाल देंगे, उसको हम ढक देंगे। उसके बाद में सुबह और शाम हल्की हल्की हम सिंचाई करेंगे। 4-5 दिन बाद जब अंकुरन होने लगे, तब हम घास को हटा देंगे और उस दौरान हम कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं, जिससे पाइथियम नाम का फंगस से हम निजात पा सकते हैं। अब बात आती है कि प्रो ट्रे में हमको गांची करना है, तो ये और ज़्यादा ही असरदार और अच्छा विधि है। प्रो ट्रे में हम गांची लगाएंगे, जिसके लिए हमें केचुआ खाद या सड़ी गोबर की खाद, कोकोपीट, परलाइट और वर्मिकुलाइट की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं हम इसकी बुआई विधि की और दूरी की। तो ये गेंदा फूल जैसे कि हम जानते हैं सालों भर उगाया जाता है। इसकी खरीफ में उगाते हैं, बरसात में, जाड़े में उगाते हैं, जायद में उगाते हैं। तो जब हम बरसात की फसल लेते हैं, तो इसकी दूरी हम 60 गुना 20 सेंटीमीटर रखते हैं। लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा 40 सेंटीमीटर, 60 गुना 40 रखते हैं। और अगर हम सर्दी में फसल लेते हैं, तो पौधा से पौधा और पंक्ति से पंक्ति 45 गुना 45 सेंटीमीटर रखते हैं। और अगर हम जायद की फसल ले रहे हैं, तो 45 गुना 30 हम इसकी दूरी रखते हैं। अब इसकी उन्नत प्रभेद या उन्नत किस्मों की बात करें, तो गेंदे 2 तरह की होती है। एक होती है जो अफ्रीकन गेंदा, अफ्रीकन प्रजाति, और एक होता है फ्रांसीसी गेंदा प्रजाति। तो अफ्रीकन प्रजाति जो होता है वो थोड़ी ऊंची होती है, उसका ऊंचाई लगभग 1 मीटर तक होती है और उसमें बहुत सारी शाखाएं निकलती है। इसके कुछ जो किस्म हैं, जैसे एप्रिकॉट है, प्राइम रोज है, गोल्डन येलो है, अफ्रीकन येलो है, पूसा नारंगी गेंदा है, पूसा बसंती गेंदा है, पूसा बहार है, अफ्रीकन जायंट डबल येलो है, अफ्रीकन जायंट डबल ऑरेंज है।
और जब हम बात करते हैं फ्रांसीसी गेंदा की, तो ये ऊंचाई में थोड़ा छोटे होते हैं। ये 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है और इसमें कम शाखाएं लगती है, लेकिन फूल इसमें इतने आते हैं कि लगता है कि पूरी पौधा फूलदार हो गया। तो देखो आज जे रौरेमन के दूगो जानकारी दिली गेंदा फूल कर व्यावसायिक खेती कर बारे में, दुए बढ़िया रहे। तो से ले तुम रौरेमन से कही ला भाई कि रौरेमन ठिन कोई अगर जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो रौरेमन आज मनोज वर्मा के इजाज़त दो मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव की हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।